हेलो एवरीवन। तो आज हम जो इस वीडियो में चैप्टर करने वाले हैं वो है हमारी क्लास 12th बायोलॉजिकल लास्ट चैप्टर, जो कि है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। इसमें हम लोग को बेसिकली जो हमने अभी तक पढ़ा है पूरे 12 चैप्टर्स में, और जो लास्ट 2 चैप्टर पढ़े हैं उनको कंजर्व यानी कि उनको कैसे बचाएं, बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसी के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो है डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है वो आप बताओ। तो बायोडाइवर्सिटी जो होती है उसको हम लोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बोलते हैं। ये रेफर करती है वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, यानी कि जितनी भी अर्थ पे लाइफ फॉर्म है उनके अंदर क्या क्या वैराइटीज़ हैं और क्या क्या वेरिएबिलिटीज़ हैं उनके बारे में हम बायोडाइवर्सिटी में पढ़ते हैं। ये क्या क्या रहती है इसके अंदर, हम लोग जेनेटिक डाइवर्सिटी पढ़ते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी पढ़ते हैं और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब इकोसिस्टम कैसे कि कुछ जो चीज़ है यानी कि कुछ जो एनिमल्स हैं वो हमारे वाटर में रहते हैं, कुछ जो रहते हैं वो हमारे लैंड में रहते हैं यानी कि ज़मीन पर रहते हैं। तो ये भी एक डाइवर्सिटी हुई ना, कि कुछ तो एनिमल्स पानी वाले हैं, कुछ एनिमल्स ज़मीन वाले हैं। तो ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो गई। अब जो सेकंड है वो है हमारा डिफाइन इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो ये दोनों जो टॉपिक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, यानी कि अब इनमें है ना डिफ्रेंशिएशन बहुत ज़्यादा पूछता है एमपी बोर्ड की। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन सीटू के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटेक्टिंग द स्पीसीज इन इट्स नेचुरल हैबिटाट। इन सीटू हमें नाम से ही समझ में आ रहा है ऑन साइट, एक्स सीटू ऑफ साइट। इन सीटू जो रहता है यहाँ पे जो हम एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ है उसको उसी के नेचुरल हैबिटाट यानी कि उसी के घर में प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब अब इसका एग्जांपल ये दिए हैं कि नेशनल पार्क हुआ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हुई। अब नेशनल पार्क जो रहता है ना वो एक बड़ा सा एरिया रहता है, और उस एरिया में समझ लीजिए कि जो टाइगर है उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो आपको हम लोग क्या करेंगे कि उस पूरे एरिया को नेशनल पार्क बना देंगे। वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ काफ़ी बंद करवा देते हैं, बहुत कम हो पाती हैं वहाँ पे। तो नेशनल पार्क यानी कि किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ को हमने उसी के घर में प्रोटेक्ट करके रखा है, इसी को हम लोग नेशनल पार्क बोलेंगे। अब जो सेकंड आता है वो है हमारा डिफाइन एक्स सीटू कंजर्वेशन, कि अब जो हमने इन सीटू तो पढ़ लिया, अब ऑफ साइट कंजर्वेशन को समझाओ। तो जब हम ऑफ साइट कंजर्वेशन की बात करते हैं तो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ को उसके नेचुरल हैबिटाट से उठाकर दूसरी जगह पर रख देना, इसी को हम ऑफ साइट कंजर्वेशन बोलेंगे। अब यही डेफिनेशन में लिखी है, प्रोटेक्टिंग थ्रेटन्ड स्पीसीज़ बाय मूविंग दैम टू अ स्पेशल सेटिंग, यानी कि जो कुछ ऐसी स्पीसीज़ हैं जिनका लुप्त यानी कि दुनिया से ख़त्म होने का ख़तरा ज़्यादा है, जिन स्पीसीज़ को उन्हें हम लोग क्या करेंगे, एक उनकी जगह यानी कि उनके घर से, आप समझो उनके घर से उठा के एक सुरक्षित जगह पे हम लोग उन्हें रख देंगे जहाँ पे उनकी देखभाल होगी, उन्हें ह्यूमंस से कोई ख़तरा नहीं होगा। उसी टाइप की स्पीसीज़ या उसी टाइप के कंजर्वेशन को हम लोग बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब इसका एग्जांपल आ जाएगा ज़ूलॉजिकल पार्क, जैसे कि जूज़ हुआ, और बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन बेसिकली एक गार्डन रहता है या फिर एक जैसे म्यूज़ियम रहता है ना, वैसे ही यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग प्लांट्स को रखते हैं, कुछ एंडेंजर्ड प्लांट्स जो खतरे में हैं अभी, जिनकी मतलब पॉपुलेशन काफ़ी कम है और जो मेडिसिनल वैल्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हम ऐसे प्लांट्स को उठा के और एक गार्डन में रख देते हैं जहाँ पे उनकी केयर होती है, उनको कोई भी तोड़ता फोड़ता नहीं है। तो यही होते हैं हमारे बॉटनिकल गार्डन। जो बॉटनिकल गार्डन है उसमें हम लोग प्लांट्स को रखेंगे, और जो जूलॉजिकल गार्डन है या म्यूज़ियम है उसमें हम लोग स्पीसीज़ वगैरह को रखते हैं, जैसे कि बोन्स वगैरह को हम लोग म्यूज़ियम में रखेंगे। जूलॉजिकल पार्क में हम लोग एनिमल्स को रखेंगे। जैसे कि अभी के टाइम पे जो है, अगर हम इंडिया में बात करें तो हमारे यहाँ पे वाइट टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी कम है, मध्य प्रदेश में भी। तो आप जू में जाओगे ना तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे वाइट टाइगर्स। तो ये है हमारा एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो अब जो आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन वो है, वाई इज़ द अमेज़ॉन फॉरेस्ट कंसीडर द लंग्स ऑफ द प्लानट। की जो अमेज़ॉन फॉरेस्ट है अफ्रीका रीजन में पाया जाता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो वहाँ पे जो अमेज़ॉन फॉरेस्ट है उसको हम लोग लंग ऑफ प्लानट यानी कि अर्थ का फेफड़ा, हाँ, जिससे कि सांस वगैरह, लंग्स तो आपको पता होगा, इतनी हिंदी करने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। तो लंग्स ऑफ प्लानट क्यों बोलते हैं, सिंपल वर्ड में उसने ये पूछा है। और ये है ना एमसीक्यूज़ में भी आता है कि डिफाइन, मतलब फिलअप्स में आ जाएगा कि इन वर्ल्ड विच फॉरेस्ट इज़ कंसिडर्ड एज लंग्स ऑफ द प्लानट। तो आपको लिख के आना है अमेज़ॉन फॉरेस्ट। अब इसका आंसर जो है
कि बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर थ्रू फोटोसिंथेसिस, कि ये जो अमेज़ॉन फॉरेस्ट है वहाँ अकेले से ही 20% ऑफ द अर्थ का जो ऑक्सीजन है वो आता है, यानी कि जो 100% में से 20% जो कंट्रीब्यूट करता है वो अमेज़ॉन फॉरेस्ट ही करता है। इसीलिए हम लोग इसे लंग ऑफ फॉरेस्ट भी बोलते हैं। और हमें पता है कि ऑक्सीजन किस प्रोसेस से होगी, तो थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जहाँ पे प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। अब जो 5th क्वेश्चन है वो है हमारा डिफाइंड एंडेमिज्म या एंडेमिक स्पीसीज़। अभी मैंने बताया ना एंडेमिक स्पीसीज़ एक्सी टू कंजर्वेशन में, तो ये वही है कि स्पीसीज़ कन्फाइंड टू अ स्पेसिफिक रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, यानी कि ऐसी स्पीसीज़ जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाएँ और कहीं ना पाई जाएँ उसे ही हम लोग बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज़। अब इसका एग्जाम्पल आ जाएगा पांडा। जो पांडा आपने देखा होगा चाइना में पाया जाता है, वो सिर्फ आपको चाइना में ही देखने मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा वर्ल्ड में। तो वो क्या है, एक एंडेमिक स्पीसी है कि वो वहीं पे मिलेगी, एक पर्टिकुलर हैबिटेट में ही मिलेगी। तो ये है हमारा एंडेमिज्म। आई होप आपको इतने क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम जो करने वाले हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के। अब इसमें जो फर्स्ट दिया है वो है नेम 3 कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो बायोडाइवर्सिटी है उसके कोई 3 कंपोनेंट के नाम बताओ। तो फर्स्ट जो है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब वेरिएशन विद इन स्पीसीज, यानी कि एक किसी स्पीसी है, किसी भी चीज़ की एक स्पीसीज है, उसी के अंदर वेरिएशन आना, यानी कि उसके जीन्स में वेरिएशन आना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे कि 50,000 स्ट्रेन्स ऑफ राइस इन इंडिया, जो इंडिया में है, जो चावल के 50,000 से भी ज़्यादा हमारे पास स्ट्रेन्स प्रेजेंट है इस टाइम पे। अब जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो वैरायटी ऑफ स्पीसीज एट स्पेसिफिक लेवल, यानी कि जो स्पीसीज़ के लेवल पे जो वैरायटीज़ मिलती हैं अलग अलग की स्पीसीज़ की, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब इसका एग्जांपल से समझो आप कि वेस्टर्न घाट है मोर एम्फीबियन दैन ईस्टर्न घाट। आप लोगों को पता है जो हमारा इंडिया है, जब हम पेनिनसुला की बात करते हैं तो ये दिख रहा है आपको, तो ये जो इस साइड वाला रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न घाट, और ये जो इस साइड वाला रीजन है उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न घाट। अब यहाँ पे भी एम्फीबियंस रहते हैं, यहाँ पे भी एम्फीबियंस रहते हैं, लेकिन स्पीसीज डाइवर्सिटी में हमें बताया गया है जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पे एम्फीबियंस की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। तो आपको समझ में आएगा ना, स्पीसीज़ यहाँ पे भी एम्फीबियंस की है, यहाँ पे भी एम्फीबियंस की है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है। मे बी यहाँ पे अच्छा उनके फेवरेबल कंडीशन होगी, इसीलिए यहाँ पे स्पीसीज़ ज़्यादा है उनकी। तो यही स्पीसीज डाइवर्सिटी में हमें बताया गया है। फिर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम कैसे, जैसे कि डेजर्ट इकोसिस्टम रहता है, रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम रहता है, मैनग्रूव्स इकोसिस्टम रहता है। जो मैनग्रूव्स आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हमारे सुंदरवन डेल्टाज है वेस्ट बंगाल रीजन साइड, वहाँ पे मैनग्रूव्स के प्लांट्स पाए जाते हैं। वो प्लांट्स क्या करते हैं, वो बेसिकली उनके रूट्स जो रहती हैं ना, उनसे वो लोग रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये हो गया हमारा मैनग्रूव्स फॉरेस्ट। तो हमने इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी देख ली। तो ये जो 3 टर्म्स हैं आपको याद रखना है, जेनेटिक, स्पीसीज और इकोलॉजिकल, 3 कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द एविल क्वार्टेट। ये है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दिस टर्म इज़ फ्रीक्वेंटली टेस्टेड इन कॉन्टेस्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, यानी कि जो हम लोग एविल क्वार्टेट की बात करते हैं वो हम लोग बायोडाइवर्सिटी लॉस के टर्म्स में बात करते हैं कि ये जो एविल क्वार्टेट है ना वो बायोडाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए हम इसकी बात करते हैं इसमें। अब एविल क्वार्टेट जो रहता है रिफर टू द फॉर्म 4 मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। इसमें हम लोग 4 मेजर कॉज पढ़ने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के। पहला जो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, यानी कि आजकल क्या हो रहा है कि इंसान जो है खुद का डेवलपमेंट, खुद की नेशन का डेवलपमेंट करने के चक्कर में पेड़ पौधों को काट डालता है, और उनको काटने के बाद यानी कि डिफॉरेस्टेशन करने के बाद वहाँ पे बिल्डिंग्स या रोड कंस्ट्रक्शन का काम करने लगता है। तो ये हो गया। अब अगर वहाँ पे कोई एक स्पीसीज़ रह रही होगी उसका तो हैबिटेट लॉस हो गया ना, यानी कि उसका घर तो उससे छिन गया, अब वो कहाँ जाएगा। फ्रेगमेंटेशन, यानी कि समझ लीजिए ये एक जंगल था, ये हमारा एक जंगल है। अब यहाँ पे जो है एलिफेंट एक लायन की स्पीसीज़ रहती है इस पूरे एरिया में, लेकिन अब हमने फ्रेगमेंटेशन क्या होता है वो समझा रही हूँ मैं आपको। अब सरकार ने बोला हम लोग बीच में से रोड कंस्ट्रक्ट कर देंगे,
तो अब हमने यहाँ पे एक रोड बना दिया तो यहाँ के और यहाँ के लायन यानी कि ये एक जो पर्टिकुलर एरिया था अब वो 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, कि एक बड़े पार्ट के टुकड़े को छोटे छोटे पार्ट के टुकड़े में कन्वर्ट कर देना, इसी को हम लोग फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे। तो अब जो लायन की स्पीसीज है वो इस साइड कैसे जाएगी, उसका तो रीजन जो है डिवाइड हो गया ना, तो फ्रेगमेंटेशन। इसी कारण जो है कुछ लायन सर्वाइव कर नहीं पाते हैं, कुछ एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाते हैं फ्रेगमेंटेशन के कारण। अब जो सेकंड है वो हमारा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी कि ऐसे समझो कि हमने किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ का अपने फ़ायदे के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, बहुत ज़्यादा यूज़ किया। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है पैसेंजर पिजन। अब आप लोगों ने पुराने ज़माने की मूवीज़ में देखा होगा कि कबूतर रहता था, वो लेटर लेके एक जगह से दूसरी जगह जाता था, उसी को हम लोग यहाँ पे पैसेंजर पिजन बोल रहे हैं। इंग्लिश में बस इसको पैसेंजर पिजन बोल दिया, वरना वही है खत लेके जाने वाला कबूतर, वैसा ही है ये। तो वही है ये, सॉरी, जो पैसेंजर पिजन था। अब हमने उसको इतना खत पहुंचाया अपने, मतलब जिसको भी पहुंचाना था उसके पास इतने खत पहुंचाए कि खत पहुंचा कर ही पिजन मर गए, मतलब वो लुप्त हो गए, अब नहीं बचे वैसे वाले पिजन। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि हमें जितना यूज़ करना था हमने उससे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर लिया उस चीज़ का, इसी को हम लोग ओवर एक्सप्लॉयटेशन बोलेंगे। जैसे कि पैसेंजर पिजन, आपको आई होप ये वाला एग्जाम्पल तो याद रहने वाला है, क्योंकि आपने मूवीज़ में देखा होगा जब एक कपल रहता है तो व्हेनेवर उसको अपना लव लेटर एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट करना यानी कि भेजना पड़ता था, तो पहले वो पैसेंजर पिजन का यूज़ करते थे। अब जो थर्ड है वो है हमारा एलियन स्पीसीज इन्वेजन। ये है ना, इसका एग्जांपल आपको याद रख के जाना है, नाइल पर्च वर्सेस चिचिल्ड फिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एलियन स्पीसीज इन्वेजन, एलियन यानी कि जो एक पर्टिकुलर एरिया पे बाहर से आए, मतलब जो एक पर्टिकुलर एरिया को ना हो लेकिन हमने उसे बाहर से ला के रखा हो, उसी को हम लोग एलियन स्पीसीज इन्वेजन यानी कि अटैक। तो इसका एग्जांपल जो दिया है नाइल पर्च दिया है और चिचिल्ड फिश दिया है। अब इसमें क्या होता है कि लेक विक्टोरिया एक अफ्रीका में एक लेक था। अब क्या किया उन्होंने, वहाँ पे चिचिल्ड जो फिश थी ना वो वहाँ पे उस लेक में रहती थी। ये एक लेक है और यहाँ पे जो फ़िश रहती हैं वो है हमारी चिचिल्ड फिश, ये फ़िश रहती हैं। अब अफ्रीका की गवर्नमेंट ने क्या किया, नाइल पर्च जो है लेक विक्टोरिया में इस मछली को लाके यहाँ पे फेंक दिया। अब ये जो है बड़ी वाली मछली ये हमारी नाइल पर्च है। अब ये क्या करेगी, इन स्पीसीज़ को खा जाएगी, इन स्पीसीज़ को मार डालेगी। तो इस कारण से क्या हो गया, ये वाली जो स्पीसीज़ है उनको तो खतरा हो गया ना, और इसी कारण क्या होता है, इनकी जो स्पीसीज़ हैं वो लुप्त हो जाएंगी, यानी कि वैनिस्ड हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, किसके, एक दूसरे एनिमल के आने से। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एलियन स्पीसीज इन्वेजन, किसी एक पर्टिकुलर नेटिव रीजन में किसी दूसरे एनिमल या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस कर देना, उसी को हम लोग बोलते हैं एलियन स्पीसीज इन्वेजन। अब जो फोर्थ है वो है हमारा को एक्सटेंशन यानी कि अब इसमें एग्जांपल दिया है प्लांट और पॉलिनेटर। एक पेड़ है, अब वो पेड़ अगर मधुमक्खी हनी बी जो रहती है उस पेड़ के फ्लावर को पॉलिनेट करती है, मतलब जो हमारा पोलन ग्रेन है वो एक पेड़ से उठा के और स्टिग्मा फीमेल के फ्लावर पे ले जाती है। लेकिन अब हनी बी को अगर हमने ख़त्म कर दिया तो अब कैसे पॉलिनेशन होगा, तो हनी बी ख़त्म हो गई तो वो एक पर्टिकुलर पेड़ भी ख़त्म हो जाएगा, वो फ्रूटी मतलब वो शीड ही जनरेट ना करेगा, शीड जनरेट नहीं करेगा तो बस वो लुप्त हो जाएगा उस पर्टिकुलर स्पीसीज। तो इसी को हम लोग बोलते हैं को एक्सटेंशन, यानी कि एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होना। अब इसमें हैबिटाट लॉस का एग्जांपल दिया है कि अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट बीइंग क्लीन फॉर सोयाबीन कल्टीवेशन, मतलब जो अमेज़ॉन फॉरेस्ट था ना पहले वो बहुत बड़ी जगह पे था, लेकिन हमने क्या किया, मतलब अर्थ की 12% पूरी कंट्रीब्यूट करता था अमेज़ॉन फॉरेस्ट, लेकिन हमने ह्यूमंस की ग्रीड के कारण हमने सोयाबीन उगाने के चक्कर में उसको आज सिर्फ 6 से 7% ही रहने दिया है पूरे वर्ल्ड में। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। हमने इसे बहुत अच्छे से समझा है, ये लॉन्ग के फॉर्म में भी आए ना तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए लिखने में, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है ये चैप्टर मुझे लगता है। और एविल कटर ये मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखा है, लेकिन आप लोग क्या करोगे, ये ऐसे डायग्राम्स के थ्रू भी समझा के आना है। आपको ऐसे समझाना है कि एग्जामिनर को कुछ आता ही नहीं हो, आप उसे समझा रहे हो। अब जो थर्ड है वो है हमारा व्हाट आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, कि जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रहते हैं वो क्या है। हॉटस्पॉट आर रीजन वेयर वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म स्पीसीज फाउंड ओनली इन दैट पर्टिकुलर रीजन, मतलब जो
बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रहते हैं ना, वो एक ऐसे रीजन रहते हैं जहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज़ आपको मिलेंगी, बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ रिचनेस मिलेगी और कुछ एंडेमिक स्पीसीज़ भी मिलेंगी जो कि उसी पर्टिकुलर एरिया में रहेंगी, तो उसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित कर देंगे। इंडिया में जो है 3 हॉटस्पॉट है, जैसे एक जो है वो वेस्टर्न घाट में है, एक श्रीलंका में है, एक इंडो बुर्मा और एक जो है हिमालय रीजन पे है। तो ये हमारे 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में। अब जो 4th क्वेश्चन है वो है व्हाई डू ट्रॉपिकल रीजन शो हायर डाइवर्सिटी देन टेम्परेट रीजन। ये जो अर्थ आपने देखा होगा, ये समझ लीजिए अर्थ है, तो यहाँ पे जो रीजन है उसे हम लोग टेम्परेट रीजन बोलेंगे, यहाँ पे जो रीजन है उसे हम लोग ट्रॉपिकल रीजन बोलेंगे, यहाँ पे है टेम्परेट रीजन। ये ऐसे ऐसे समझ लीजिए, ये यहाँ पे जो है वो पोल है और यहाँ पे जो है इक्वेटर है, ये इक्वेटर है। तो पोल को हम लोग टेम्परेट बोल देंगे और इक्वेटर को हम लोग ट्रॉपिकल बोल देंगे। तो यही पूछ रहा है कि ट्रॉपिकल रीजन में ऐसा क्या है कि वहाँ पे जो है स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा है और जो टेम्परेट रीजन पे नहीं है, तो उसका ये हमने एक्सप्लेनेशन दिया है कि प्राइमरी ड्यू टू द वार्मर मोर स्टेबल क्लाइमेट, लेक ऑफ पास्ट ग्लेशिएशन एंड ग्रेटर सोलर एनर्जी। इसमें बताया गया है कि ये जो ट्रॉपिकल रीजन रहता है, यहाँ पे पहली बात तो सनलाइट बहुत ज़्यादा आती है, दूसरी यहाँ पे स्टेबल क्लाइमेट रहता है, तीसरा यहाँ पे वार्मर कंडीशन रहती है, थोड़ी गर्म कंडीशन रहती है, इसीलिए यहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है। अब इसमें दिया भी है कि विच प्रमोट हायर प्रोडक्टिविटी एंड लॉन्गर इवोल्यूशन टाइम फॉर द स्पीसीज स्पेशलाइजेशन। इसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड इवोल्यूशनरी टाइम है। दूसरा यहाँ पे कांस्टेंट स्टेबल क्लाइमेट है, यानी कि क्लाइमेट ज़्यादा चेंज नहीं होता है। तीसरा यहाँ पे हायर सोलर एनर्जी एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि यहाँ पे सनलाइट ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू ये पोल्स वाले रीजन पे, इसीलिए यहाँ पे हायर बायोडाइवर्सिटी रहती है। अब जो 5th है वो है हमारा रिबेट पॉपर हाइपोथेसिस। ये आपको याद रखना है, रिबेट पॉपर हाइपोथेसिस। इसमें ऐसे समझो कि इसने कुछ नहीं बताया था, एक एरोप्लेन से याद रखना, रिबेट पॉपर हाइपोथेसिस। प्रॉपर से याद रखना प्लेन, प्लेन यानी कि एरोप्लेन। ये किसने दिया था, P फॉर पॉपर, P फॉर पाउल, P फॉर प्लेन, ऐसे याद रखा था मैंने तो, कि रिबर्ट पॉपर ने पाउल एंड्रिश ने दिया था किसके ऊपर, एरोप्लेन के ऊपर दिया था। तो इसमें जो पाउल एंड्रिश ने समझाया था वो समझाया था कि एक समझो एरोप्लेन है, अब एरोप्लेन जो है वो छोटे छोटे नट्स यानी कि जो वेल्डिंग में काम होते हैं ना, नट वगैरह, हाँ, उनसे मिलके बना है, यानी कि हमने नट कसे हैं तभी उसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना है। अब धीरे धीरे करके वो नट गिरने लगे और आप लोग हवा में हो और आप लोग उस एरोप्लेन के अंदर बैठे हो और धीरे धीरे उस एरोप्लेन के जो वायर्स हैं, जो नट्स वगैरह है, वो खुलने लगे और गिरने लगे। तो आपको मतलब समझ में तो आएगा नहीं कि वो नट गिर रहा है, लेकिन अगर उसका मेन जो उसके विंग्स है, एरोप्लेन के जो पंख है, जो विंग्स हैं, अगर वही टूट के गिर जाए फिर तो आप लोग को इम्पैक्ट पड़ेगा ना। वही इसने बताया है कि धीरे धीरे जो स्पीसीज लॉस होती जा रही हैं वो आपको अभी तो समझ नहीं आएगी, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको समझ में आने लगेगी उससे कि प्रॉब्लम हो रही है हमारे पूरे एनवायरनमेंट में, पूरे वर्ल्ड में। और अगर जो मेन स्पीसीज़ रहेगी, यानी कि जो क्रिटिकल स्पीसीज़ है, अगर वो लॉस्ट हो गई ना, तो आपको उसके बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेंगे। यही उसने रिबर्ट पॉपर हाइपोथेसिस में बताया कि एक प्लेन है, अब प्लेन के जैसे हर पार्ट इम्पॉर्टेंट रहता है, वैसे ही हमारे इकोसिस्टम में, हमारे बायोडाइवर्सिटी में हर एक स्पीसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर हम लोग एक स्पीसीज़ को भी खो रहे हैं तो हमें फ्यूचर में उसके बैड इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में जाके आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाने मिलेगा। यही हमें रिबर्ट पॉपर हाइपोथेसिस ने पढ़ाया है। तो ये हो गया है हमारा पूरा चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने हमारा पूरा 13 चैप्टर सीरीज़ कंप्लीट की है, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना कमेंट सेक्शन में कि दी हाँ, हम लोग को पूरा समझ में आया जो भी आपने पढ़ाया था, और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की है। पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवा दिए मैंने। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि ये हमारी 13 चैप्टर सीरीज़ का लास्ट चैप्टर था। थैंक यू।